मैंने उन्हें बताया कि अब पिताजी ह्यूमन एम्परर ओरिजिन पाथ पर हैं और हमें बहुत कुछ आगे बढ़ाना है। मैंने उन्हें वॉइड सेबर टेक्निक और डेथ बरियल सेबर टेक्निक की ओरिजिनल कॉपीज दी, जो स्टार लेवल वेपन्स थे और सू फैमिली की गॉड डिस्ट्रॉइंग सेबर टेक्निक की जगह ले सकते थे। मैंने सजेस्ट किया कि पिताजी पुरानी अर्थ लेवल और हेवन लेवल टेक्निक्स को ड्रैगन कंट्री के लोगों के लिए फ्री में पब्लिक कर दें, ताकि सब मार्शल आर्ट सीख सकें और पिताजी को एक अच्छा नाम मिल सके। निहॉन और हैफी के गद्दारों के बारे में भी डिस्कशन हुआ, जिन्होंने एलियंस के साथ मिलकर धोखा दिया था। उन दोनों एरियाज को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर पास हुआ और मैंने भी इस अटैक में ज्वाइन करने की इच्छा जताई, ताकि मुझे और ट्रेनिंग का मौका मिल सके। मीटिंग के बाद मैं अपने सबऑर्डिनेट से मिलने गया, जिन्हें मैंने पहले एक इंस्ट्रक्टर के जरिए रिक्रूट किया था। मैंने उन्हें साफ बताया कि आज से वो सब मेरे सूयू के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स हैं और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभी जा सकता है। पर उन सब ने मेरे प्रति पूरी लॉयल्टी दिखाई और बोला कि वो आज जो भी हैं मेरी वजह से हैं। मैंने इस लॉयल्टी के बदले उन्हें सू फैमिली की हेवन लेवल डायरेक्ट लीनेज टेक्निक सिखाने का वादा किया। उसमें हेवन लेवल गॉड डिस्ट्रॉइंग सेबर टेक्निक और 3 और स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स थे। मैंने उन्हें 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और ब्रेक थ्रू पिल्स दी और अगले 6 महीने तक वहां प्रैक्टिस करने का ऑर्डर दिया। जब वो लेवल 6 के मिडिल स्टेज तक पहुंचेंगे तब मैं उन्हें नई टेक्निक सिखाऊंगा। एक सबऑर्डिनेट ने जब कहा कि वो तुरंत टेक्निक बदलना चाहता है तो मैंने उसे मना किया और कहा कि पहले स्पिरिचुअल पावर डेवलप करे। मैंने उसे सोल सेवरिंग सूत्र दिया और कहा कि अपने की और ब्लड को अभी कंट्रोल में रखे और जब स्पिरिचुअल पावर लेवल 7 तक पहुंचे तब हेवन सोल ग्रैंड मास्टर का लेवल क्रॉस करे। उसने मेरे पीछे चलने की कसम खाई, पर मैंने उसे समझाया कि ये युद्ध सिर्फ ब्लू प्लैनेट तक ही रुकने वाला नहीं है। मैंने उसे 1 महीने बाद सिटी लॉर्ड मैंशन में मिलने का ऑर्डर दिया। तभी मुझे मेरे एक जासूस ने रिपोर्ट की कि जिंगवू एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल हान श्वांग फर्स्ट सिटी वापस आ चुकी हैं। वो काफी इंजर्ड थीं और अब उसका रैंक सिर्फ लेवल 7 के पास था। उसने आते ही लोगों को हायर किया था ताकि इस न्यूज़ को फैलाया जा सके कि चू फंग उसके इंजरीज का कारण है और उसका अपने स्टूडेंट के साथ झगड़ा हो गया था। पर मैंने तुरंत ऑर्डर दिया कि इस न्यूज़ को दबा कर रखा जाए और ठीक 25 दिनों बाद इसे इतना पुश किया जाए कि सब जगह फैल जाए। मैं देखना चाहता था कि जू शांग यान इस मास्टर को मारने वाले इल्जाम को कैसे झेलता है। दूसरी तरफ चू फंग और लिन पैंगशी फॉरेस्ट से बाहर आ गए थे। उन्होंने पिछले 1 महीने में कड़ी मेहनत करके 98 पीसेस 7th रैंक बीस्ट कोर्स कलेक्ट कर लिए थे। लिन पैंगशी बहुत खुश थी। उसको लग रहा था कि अब वो जल्द ही 9th सिटी के रिटर्न्स बेस में सबमिट कर देंगे। रिजल्टिंग जाइड 6th रैंक के रिसोर्सेज पे अप्लाई किए जाएंगे। चू फेंग मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसको किसी चीज की जल्दी नहीं है। वो अगले स्टेजेस और रिसोर्सेज पर टारगेट क्लोज करते हुए अपनी पावर्स को और बढ़ाएगा। उसका प्लान था कि लेवल पीक्स तक पहुंचे। उसी दौरान चू फेंग और लिन पैंशी फॉरेस्ट में शिकार कर रहे थे। चू फेंग लेवल 7 बीस्ट कोर्स कलेक्ट कर चुका था ताकि वो 9th सिटी जाकर रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सके और लेवल 6 लेट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर सके। वो और लिन पैंशी परफेक्ट कपल होने का ढोंग कर रहे थे और चू फेंग जल्द ही ग्रैंड मास्टर ब्रेक थ्रू का दिखावा करके न्यू एरा अलायंस का लीडर बनने का प्लान बना रहा था। वहां दूसरी तरफ हान श्वांग एक अनजान जगह पर फंसी थी और चिल्ला रही थी कि उनका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और वो इस मौत के पिंजरे में एक भटकती आत्मा नहीं बनना चाहती थी। मैंने उनकी ये बेचैनी देखी और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि उसे 9th सिटी वापस ले आओ। सिटी आते ही हान श्वांग ने बड़ा हंगामा मचाया। वो जिंगवू एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल का रौब झाड़ रही थी कि फर्स्ट सिटी में बिना लेवल 9 के उड़ना मना है, फिर भी वो क्यों नहीं उड़ सकती। पर गार्ड्स ने उसकी सुनी नहीं। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि सारे ब्लॉग्ड एविडेंस अब बाहर निकाल दें और इसे ब्लू प्लैनेट पर अच्छे से प्रमोट करें। अब खेल असली 9th सिटी में शुरू होने वाला था। चू फैन और लिन पैंशी वो दोनों 9th सिटी के बेस पर वापस आए। वहां उनका न्यू एरा अलायंस उनका वेट कर रहा था। उनके चमचे चिल्ला रहे थे, बॉस चू फैंग द लीडर्स। उन्होंने 1 मंथ कंप्लीट हंटिंग चेक किया। उन्होंने 7th रैंक बीस्ट को हरा दिया। चू फैंग सबके सामने हीरो बन रहा था। उसने अनाउंस किया कि वो अपना सारा माल लो प्राइस में अपने न्यू एरा अलायंस के मेंबर्स को बेचेगा, बाकी किसी को नहीं। वो सबको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने अनाउंस किया कि ठीक आधे महीने बाद वो फाइनली ग्रैंड मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा और सभी को इन्वाइट कर रहा है ये नजारा देखने के लिए। सभी लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। अचानक भीड़ के बीच से एक आवाज आई, वाह वाह, सच में मेरे अच्छे डिसाइपल हो तुम। ब्रेक थ्रू टू ग्रैंड मास्टर, क्या नाटक है। सब शॉक्ड हो गए। भीड़ के आगे हान श्वांग जिंगवू की वाइस प्रिंसिपल खड़ी थीं। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे और उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। चू फेंग उनको देखकर अंदर से पूरी तरह से हिल गया। उसका चेहरा पसीने से भर गया। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। टीचर, आप यहाँ कैसे? चू फेंग हकलाया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हान श्वांग जिंदा कैसे बच गईं। हान जोर से चिल्लाईं, क्यों? तुम्हें उम्मीद थी कि मैं मर जाऊंगी? तुम्हारी वजह से मैं मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। वो चू फेंग की तरफ गुस्से से बढ़ी। तुमने अकेले भागने का डिसाइड किया और मुझे अकेला छोड़ दिया। 1 महीना हो गया, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। तुमने किसी को फर्स्ट सिटी में अपडेट नहीं दिया और अब तुम यहाँ हीरो बनने का नाटक कर रहे हो। चू फेंग की हालत खराब हो गई। उसने झूठ बोलने की कोशिश की। टीचर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वहाँ एक 9th लेवल एलियन के हमले से उड़ गया था। मुझे आपसे अलग कर दिया गया था। मुझे वहाँ ढूंढने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हान श्वांग अब उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। उन्होंने उसे खरी खोटी सुनाई और सबके सामने उसकी असलियत खोलकर रख दी। मुझे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था।
मेरा प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन मुझे चू फैंग को पूरी तरह से तबाह करना था, इसलिए मैंने एक और चाल चली। चू फंग हन शुआंग के पास गया। चू फंग एक अच्छे डिसाइपल का नाटक करते हुए उनसे माफी मांगी। चू फंग ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी चोटों को ठीक करने के लिए एक हाई लेवल स्पिरिट अर्ब लाना चाहता है। चू फंग ने उन्हें एक फॉरेस्ट केव के बारे में बताया जहां एक स्वन यिन फ्लावर था जो उनकी इंजर्ड डांटियन को पूरी तरह हील कर सकता था। वो साथ चलने को राजी हो गई। फॉरेस्ट के अंदर उस डार्क केव में गए। वहां एक जायंट 7th लेवल स्नेक उस फ्लावर को गार्ड कर रहा था। चू फंग ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और स्टार लेवल स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करके उस स्नेक पर अटैक किया। चू फंग ने स्नेक को उलझा के रखा और हन शुआंग को फ्लावर लेने का इशारा किया। जैसे ही हन शुआंग ने वो फ्लावर उठाया, वो खुशी से मुस्कुराएं, ये सोचकर कि अब उनकी पावर्स वापस आ जाएंगी। लेकिन यही मेरे असली खेल का वक्त था। असल में मैं उसका रूप लिए हुए था। अब जब रात हुई तब मैंने अपना अगला खेल शुरू कर दिया। मैंने अचानक से अपनी स्वॉर्ड घुमाई और बिना कोई मौका दिए सीधे हन शुआंग के सीने में उतार दी। वो झटके से पीछे गिरी। उनके मुंह से खून निकलने लगा। उन्होंने मुझे चू फंग समझते हुए गुस्से और दर्द में कहा कि मैं बहुत कमजोर हूं और उनका लेवल अभी भी मुझसे हाई है। मैंने अपनी असली पहचान छुपाए रखते हुए स्मर्क किया और चू फंग की ही आवाज में कहा कि ये उनका भ्रम है। मैंने उन्हें बताया कि वो अब बचने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मुझसे लड़ने की कोशिश की, पर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने बिना किसी रहम के उनका काम तमाम कर दिया। अब असली चू फंग पर अपनी ही टीचर का खून करने का सबसे घिनौना इल्जाम लगने वाला था और पूरी दुनिया में कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। वहां से निकलने के बाद मैंने अपने कपड़े साफ किए और सोचा कि मर्डर करना और आग लगाने जैसा बुरा काम उस लूजर चू फैंग के नाम पे डालना अच्छा आइडिया था। आखिर मैं सू फैमिली का यंग मास्टर हूं और एक जस्टिस पसंद इंसान हूं। अगली सुबह तक ये न्यूज आग की तरह पूरे सिटी में फैल गई। स्ट्रीट पर हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। हर एक इंसान शॉक था कि जिंगवू एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल हान शुआंग की इतनी बुरी तरह से मर्डर हो गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कब और कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ उनके मीटिंग रूम में सारे ऑफिशियल्स और टीचर्स गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब उस ट्रेटर चू फैंग का काम है। एक टीचर टेबल पर मुक्का मारते हुए चिल्ला रहा था कि इस चू फैंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतना बड़ा क्राइम कमिट किया और अपनी ही टीचर को मार डाला। हर कोई उसे अपने हाथों से मारने की कसम खा रहा था। उन सबका फ्रस्ट्रेशन देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। अपने लग्जरी रूम में आराम से बैठे हुए मुझे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिला। सिस्टम ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया क्योंकि मेरा फ्रेम करने का प्लान बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा था और इस दुनिया की ओरिजिनल स्टोरी लाइन अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। मैं हंसने लगा क्योंकि उस सन ऑफ डेस्टिनी चू फैंग को इतने टाइम तक पालने का अच्छा रिजल्ट मिला था। मैं जानता था कि थोड़ा सा ट्रैप सेट करने पर कितने सारे रेयर आइटम्स ड्रॉप होते हैं। मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास जो सोल नर्चरिंग पिल है उसे मैं अपने 5th ग्रैंड अंकल को दे सकता हूं। इस पिल के इफेक्ट से उनकी पावर में मैसिव जंप आएगा और जब टाइम आएगा तो मैं उन्हें कोई अच्छा सा मार्शल सेज ओरिजिन भी दे दूंगा जिससे वो इजीली सेंट लेवल तक पहुंच जाएंगे। मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर था कि जैसे ही मैं 8th स्टेज के लेट फेज में ब्रेक थ्रू करूंगा, मैं अपने 3rd ग्रैंड अंकल के साथ मिलकर 1 मिलियन की आर्मी सीधा निहॉन पर अटैक करने भेज दूंगा ताकि वहां से बाकी एलियंस को क्लीन किया जा सके। तभी मेरा एक सबऑर्डिनेट दरवाजा खोलकर अंदर आया और थोड़ा नर्वस होते हुए बोला कि यंग बॉस, स्पिरिचुअल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हान सिन मुझसे मिलने आना चाहता है। मैं समझ गया कि वो बुढ़ा क्या चाहता है। मैंने बिना किसी टेंशन के कहा कि उस हान सिन को मैसेज दे दो कि आज रात वो अकेला सिटी लॉर्ड मैंशन में आए और मुझसे मिले। रात के टाइम हान सिन और उसके 2 गार्ड मेरे मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, वो तीनों तुरंत खड़े हो गए और मुझे रिस्पेक्ट दी। मैंने उन्हें शांत रहने को कहा और बोला कि आप दोनों ह्यूमन रेस के हीरो हो, इसलिए मुझ जैसे जूनियर के सामने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैं चेयर पर बैठते हुए चाय का कप उठाया और डिस्कशन स्टार्ट किया कि आखिर डायरेक्टर हानसेन इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हैं। उसने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पोलाइटली कहा कि मैंने जो 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और 8th ग्रेड डीमन प्लांट्स डोनेट किए थे वो उसके इंस्टीट्यूट को मिल गए हैं, इसलिए वो आज स्पेशली मुझे थैंक यू बोलने आया है। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया कि ये तो छोटी सी बात है, आखिर ये सब ह्यूमन रेस की भलाई के लिए किया गया था और मेरी सू फैमिली के पास काफी रिसोर्सेज हैं, तो थोड़ा बहुत डोनेट करना हमारा ड्यूटी बनता है। ये सुनकर हानसेन ओवर एक्टिंग करते हुए मुझे मस्का लगाने लगा कि सू फैमिली सच में लॉन्ग किंगडम का मेन पिलर है और मेरे जैसी पावरफुल यंग जनरेशन को देखकर उसे बहुत प्राउड फील होता है। मैंने भी हम्बल एक्ट करते हुए बोला कि मेरा नाम अब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, पर मैं किसी पिलर जैसा एक्ट नहीं करता। मैंने टॉपिक चेंज करते हुए नकली सिंपैथी दिखाई और कहा कि डायरेक्टर हानसेन, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैंने फर्स्ट सिटी में वाइस प्रिंसिपल हान शुआंग को नहीं बचाया होता तो वो यहीं वापस नहीं आती और शायद उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। ये सुनते ही
उस बुढ़े का चेहरा दुख से भर गया और उसने कहा कि ये शायद उसकी बेटी की किस्मत थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और उसने कसम खाई कि जिस बीस्ट ने उसकी बेटी को मारा है उसे वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे दोबारा थैंक यू बोला क्योंकि मैंने चू फैंग को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी बाउंटी लगाई थी। हानसिन ने प्रॉमिस किया कि अगर मैं चू फैंग को पकड़ लूं तो जब उसकी इंस्टीट्यूट का रिसर्च रिजल्ट बाहर आएगा तो वो सब कुछ बिना किसी शर्त के मुझे दे देगा। उसने रोते हुए कहा कि इस लाइफ में अब उसकी बस यही एक सिंगल विश बची है। मैंने अपना सेंट मोड ऑन रखा और कहा कि इस तरह के ट्रेटर के खिलाफ मैं भी अपना पूरा फोर्स यूज करूंगा। हानसिन के जाने के बाद मेरा एक और आदमी वहां आया और उसने थोड़ा गुस्से में मुझसे पूछा कि मैंने उसे फ्रंट लाइन की कमांड छोड़कर अचानक यहाँ वापस क्यों बुलाया है। मैंने उसे स्ट्रिक्ट आवाज में ऑर्डर दिया कि उसे 9th सिटी की पूरी कोऑर्डिनेशन संभालनी है और उस चू फेंग की हाइडिंग प्लेस को हर तरफ से ढूंढना है। इसके अलावा हमें आगे चलकर अर्थ पर वापस जाकर बाकी ट्रेटर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का प्लान भी एग्जीक्यूट करना था। उसने मुझे 9th सिटी के एरे फॉर्मेशन कोर की इंस्पेक्शन के लिए चलने को कहा। वहां अकेले पहुंचकर उसने अपना गुस्सा निकाला और बोला कि वो बुढ़ा हानसिन मरना चाहता है क्या। उसने सिटी लॉर्ड मैंशन के गेस्ट रूम में एडवांस लिसनिंग डिवाइस लगा रखा था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ उसे शांत किया और बताया कि उस डेड ओल्ड मैन हानसिन में बहुत सालों पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड में कुछ रेयर डीमन प्लांट्स चुराने के चक्कर में हमारे कई 8th ग्रेड मास्टर्स को मरवा दिया था। इसलिए अलायंस ने उसे हमेशा के लिए अर्थ पर बैन कर दिया था। वो एक पैरानॉइड इंसान है जो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी चीज को मानता है जो वो अपनी आंखों से देखता है और कानों से सुनता है। और अर्थ पर उसकी डम बेटी ने मुझे फिजिकली थ्रेटन किया था, तो इस हिसाब से उसका मुझ पर डाउट करना एकदम नॉर्मल है। वो 9th सिटी में बैठकर अपनी बेटी के मर्डरर को गार्ड करना चाहता है ना, तो उसे करने दो। जब उसका वो प्रेशियस रिसर्च रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे साइंटिफिक रिसर्चर्स उसे हैक करके अपने हाथ में ले लेंगे, तब हम उस बुढ़े को नर्क में उसकी बेटी के पास भेज देंगे। मैंने अपने सबऑर्डिनेट को एक लास्ट काम दिया। मैंने उसे कहा कि वो सू फैमिली के टॉप असैसिन्स को भेजे ताकि वो लोग चू फैंग को केयरफुली ट्रैक करें, पर उसे वॉर्न भी करें। मेरा प्लान उसे इजीली पकड़ने का नहीं था, क्योंकि अगर वो इतनी जल्दी पकड़ा गया तो मेरे स्लो टॉर्चर वाले गेम का सारा मजा खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ एक डार्क रूम में लिन पैंक्सी जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका बचा हुआ छोटा सा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपने आप से चिल्लाते हुए कह रही थी कि ये इम्पॉसिबल है और चू फंग ऐसा कैसे कर सकता है। उसे अपने अंदर ही लग रहा था कि ये सब एकदम फेक न्यूज है और इसके पीछे जरूर मेरा यानी सू यू का कोई ईविल मास्टर प्लान है। वो चिल्ला रही थी कि मैंने चू फंग को बुरी तरह से फ्रेम किया है। तभी अचानक उसके दरवाजे पर लाइटली नॉक हुआ। उसने घबराकर पूछा कि वहां बाहर कौन है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां एक डार्क क्लोक पहने हुए लड़का खड़ा था। उसने अपना हुड हटाया और वो सैड बॉय चू फंग था। उसने रोते हुए कहा कि ये मैं हूं। लिन पैंक्सी उसे यहां देखकर कंप्लीटली शॉक हो गई। उसने गुस्से और डर में उसकी कॉलर पकड़ ली और चिल्लाई कि क्या तुम पागल हो गए हो जो सिटी में वापस आ गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि पूरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड की आर्मी और सारे टॉप एक्सपर्ट्स तुम्हारी लाइफ के पीछे पड़े हैं? चू फंग ने रोती हुई आवाज में उसे हक किया और सॉरी बोला। उसने कहा कि उसे किसी ने बुरी तरह सेटअप किया है। उसने एक्सप्लेन किया कि उस रात जब टीचर उसे जंगल में डार्क एट्रीब्यूट फ्लावर ढूंढने ले गई थी, तो फ्लावर मिलने के तुरंत बाद वो अकेले वहां से निकल गया था ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के टियानहुन ग्रैंड मास्टर लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। लिन पैंक्सी ने डाउट से पूछा कि अगर तुमने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तुम यहाँ इस हेविली गार्डेड सिटी के अंदर कैसे आए? चू फंग ने उसे बताया कि अपने ब्रेक थ्रू के बाद उसे लक से एक 9th ग्रेड लेवल का सीक्रेट रूइन मिला था। वहां से उसे एक एंशिएंट बैज मिला जो किसी का भी फेशियल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज कर सकता है। उसने अपना रोना कंटिन्यू रखा और कहा कि मैंने वैसा कोई मर्डर नहीं किया है और ये सब उस कमीने सू यू का किया धरा है जिसने सब कुछ मेरे सर पर डाल दिया है। लिन पैंक्सी उसे जोर से हक करके और ज्यादा रोने लगी और बोली कि उसे अपने दिल में पता था कि चू फंग इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि पिछले कुछ दिन उसके लिए नर्क जैसे थे। चू फंग ने उसके आंसू पोंछे और प्रॉमिस किया कि वो दुनिया के सामने खुद को और अपनी इनोसेंस को प्रूव करेगा। थोड़ी देर बाद लिन पैंक्सी को कुछ अजीब लगा और उसने पूछा कि तुमने इतनी बड़ी सिटी में मुझे इतनी परफेक्टली ढूंढ कैसे लिया? चू फंग ने कैजुअली और बिना कुछ सोचे समझे बताया कि टूर्नामेंट का सुपर रिवॉर्ड उसने जो उसे दिया था उसमें थोड़ी सी हिडन स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दी थी ताकि वो उसे आसानी से और बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैक कर सके। ये सुनते ही लिन पैंक्सी का मूड एक सेकंड में चेंज हो गया। उसने गुस्से से उसे दूर धक्का दिया और उसकी आंखों में देखकर चिल्लाई कि उसने मुझ जैसे यानी उस बुरे सू यू की तरह ऐसी घटिया और डिस्गस्टिंग ट्रिक क्यों यूज की। उसे गुस्सा इस बात का था कि उस पर स्पाई करने के लिए ऐसी चीप और स्टॉकर जैसी हरकत चू फंग ने कैसे की। चू फंग भी पैनिक हो गया और अपने हाथ हिलाते हुए बोलने लगा कि क्या हो गया, उसका वो गंदा मतलब नहीं था। पर लिन पैंक्सी ने क्लियरली कहा कि उसका ये स्टॉकिंग बिहेवियर मुझे बिल्कुल सू यू की वाइब्स दे रहा है।
चू फैंग ने हाथ उठाकर हेवन की कसम खाई कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था और उसने बस प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया था। लिन पैंगसी किसी तरह शांत हुई और उसने डिफीट एक्सेप्ट करते हुए पूछा कि अब उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। आखिर उनके पास खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए एक भी सॉलिड प्रूफ नहीं है और यहाँ तक कि टीचर के फादर भी असली किलर को नहीं ढूंढ पाए हैं। चू फैंग की आंखों में क्रेजी ग्लो आया। उसने अपना प्लान समझाते हुए कहा कि हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। हम सिटी से बाहर निकलकर सीधा मॉन्स्टर फॉरेस्ट के डीप डेंजर जोन में जाएंगे। वहां वो उन दोनों की प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड कर लेगा, जिससे कोई उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएगा। उसने उसे थोड़ा और क्लोज करते हुए बताया कि उसे एक हेवन ब्रेकिंग लेवल का सीक्रेट पता है। लिन पैंगसी शॉक थी। चू फैंग ने स्लो आवाज में कहा कि ये सीक्रेट मार्शल गॉड लेवल से भी अपर टीयर का है। उसने कहा कि ये सब उसे उसके डेड मास्टर ने बताया था। अगर उसके पास 9th ग्रेड की फोर्स आ जाए तो वो टॉप टीयर केव को फोर्सफुली ओपन कर सकता है, और अगर एक बार उसे वहां की गॉड लेवल लेगेसी मिल गई तो वो मार्शल सेज लेवल के पीक पर पहुंच जाएगा और फ्यूचर में मार्शल गॉड को भी क्रॉस कर लेगा। उसने एक बड़ा सा मैप ओपन किया और पॉइंट करके एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में एलियन टेरिटरी है और ईस्ट में हमारी ह्यूमन अलायंस की लैंड है। वेस्ट में एक एंडलेस और डेडली मॉन्स्टर फॉरेस्ट है, जबकि साउथ का एरिया डेंजरस डीमन प्लांट्स के कंट्रोल में है। उनका प्लान था कि वो लोग पहले मॉन्स्टर फॉरेस्ट से प्योर लाइफ एसेंस को स्टील करेंगे। उस लाइफ एसेंस को कंज्यूम करके वो दोनों आसानी से 8th ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। एक बार पावर आने के बाद उनके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो उस हिडन रूइन को सिक्योर कर सकें। चू फैंग ने उसके हाथ पकड़े और पूछा कि क्या वो उसके साथ इस खतरनाक सफर पर जाने के लिए रेडी है। लिन पैंगसी विदाउट थिंकिंग बोली कि हाँ, वो उसके लिए कुछ भी करेगी और उन्हें अब से वाइल्ड में ही सर्वाइव करना चाहिए। दोनों ने टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत अपने मिशन पर निकल गए। मैं अपनी पोजीशन से उन दोनों स्टूपिड लोगों को दूर जाते हुए देख रहा था। मेरी स्क्रिप्ट का एंड गेम अभी बस स्टार्ट ही हुआ था। कुछ घंटों बाद मेरे मेन सबॉर्डिनेट ने आकर मुझे इंटरप्ट किया और बोला कि यंग मास्टर, मेरे फादर यानी फैमिली हेड ने मुझे इमीडिएटली 5th सिटी में नेक्स्ट वॉर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए बुलाया है। हमारी आर्मी अब अर्थ वापस रिटर्न होने वाली थी और टारगेट था नेहॉन रीजन के ट्रेटर्स को खत्म करना। मैं बिना देर किए वहां से चला गया। मीटिंग रूम में एंटर होते ही मैंने देखा कि मेरे फादर सू लॉन्ग अपनी चेयर पर बैठे हैं और उनके ऑरा से एकदम प्योर और डोमिनेंट ह्यूमन एम्परर एनर्जी निकल रही है। उनका प्रेजेंस इतना हैवी था कि आसपास के बाकी कमांडर्स भी दबे हुए थे। मैंने अपने मन में सोचा कि अगर लॉन्ग किंगडम का मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड ऐसे ही फास्ट रेट से ग्रो करता रहा तो मेरे फादर अगले ही 2 साल के अंदर हाफ स्टेप मार्शल गॉड रेल्म को आसानी से एंटर कर लेंगे। मेरे फादर ने मैप की तरफ देखते हुए डिटेल में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जब हम लोग नेहॉन पर मैसिव अटैक करेंगे तो अर्थ के डिफेंस का चार्ज मेरे 3rd ग्रैंड अंकल संभालेंगे, जबकि हमारी अलायंस फोर्सेज में बाकी सुपर पावर्स भी अपनी हैवी मिलिट्री सपोर्ट देंगी। हमारी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो चुका था कि निहॉन टेरिटरी को करंट में शेंडाई फैमिली रूल कर रही है। उनके नीचे 3 और बड़ी सबसर्विएंट फैमिलीज थीं जिन्होंने पूरे देश को एक टाइट लॉकडाउन में रखा हुआ था। उन दरिंदों ने अपने ही नॉर्मल इनोसेंट सिटीजन्स को एज अ सैक्रिफाइस यूज करना शुरू कर दिया था ताकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन रेस को डार्क पोर्टल के थ्रू बुला सकें। अलायंस के जनरल्स ने सजेस्ट किया कि हमें पहले उनकी तीनों आउटर फैमिलीज को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए और उसके बाद शेंडाई फैमिली के मेन बेस पर फाइनल असॉल्ट करना चाहिए। मैंने तुरंत टेबल पर हाथ रखकर मना किया और कॉन्फिडेंट आवाज में बोला कि नहीं, हमें डायरेक्ट फ्रंटल अटैक करना चाहिए। उनकी आउटर फैमिलीज अपने आप रिट्रीट करके सेंटर को डिफेंड करने आएंगी ही। अगर हमने अपनी फोर्सेस को उन आउटर लोकेशंस पर स्प्रेड कर दिया तो पावर डिवाइड होगी और उन्हें तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। ये सुनकर एक ओल्ड कमांडर ने ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि डायरेक्ट अटैक से हमारी साइड में कैजुअलिटीज बहुत मैसिव हो सकती हैं, पर मैंने ईवल स्माइल के साथ कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि मेरे पास उनका शील्ड और डिफेंस अरे ब्रेक करने का सॉलिड मेथड है। हमें बस अपनी पूरी फोर्स उनके शेंडाई बेस पर कॉन्सेंट्रेट करनी है। मेरे फादर ने गर्व से मेरी तरफ देखा और जनरल से कहा कि अगर इस यंग बॉय ने चैलेंज लिया है तो हो सकता है वो अरे जिसे पूरे देश को मेल्ट करके बनाया गया है एक बेकार जोक बनकर टूट जाए। उन्होंने सबको ऑर्डर दिया कि हमारा फोकस शेंडाई बेस पर ही होगा। साथ ही मेरे फादर ने मुझे सीरियस वार्निंग देते हुए कहा कि बेटा याद रखना, हमारे सोल्जर्स की लाइफ के साथ किसी भी तरह का क्रूअल गेम मत खेलना। अगर बैटल में एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो कोई इशू नहीं, पर हमारे फाइटर्स की जान बिना मतलब नहीं जानी चाहिए। मैंने उन्हें अश्योरेंस दी कि मैं बिना सोचे समझे एक्सट्रीम डेंजर वाला रास्ता नहीं लूंगा। एक बार डिसीजन लॉक हो गया तो सबने अपनी रेस्पेक्टिव आर्मीज को रेडी करना स्टार्ट कर दिया। मेरा टास्क अरे ब्रेक करना और सिविलियंस को रेस्क्यू करना था। मैं टेंट से खुशी से बाहर आया। बाहर आकर मैंने अपनी फौज की तरफ देखा और एक स्ट्रांग वॉइस में कमांड दी कि सारे ब्रेव सोल्जर्स मेरे साथ आगे बढ़ें। हम वापस अपने होम प्लैनेट पर जा रहे हैं उन ट्रेटर्स को मिटाने। बाद में मेरे 3rd ग्रैंड अंकल पोर्टल से बाहर आए और कहा कि पैरों के नीचे हमारी मदरलैंड है और ठीक सामने वो धोखेबाज शेंडाई फैमिली है जिसने हमारी रेस को बेच दिया। आज से सू फैमिली उनसे हर एक खून के कतरे का हिसाब लेगी। दूसरी तरफ हमारे हेडक्वार्टर्स में सारी प्रेपरेशंस चेक हो रही थी। कमांडर रिपोर्ट कर रहा था
था कि हमारी मिलिट्री डेयर A to Z रेडी है और बस 3 दिन के अंदर हमारे मेगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स निहॉन के सी स्पेस में पहुंच जाएंगे। माओक्शियोंग के कमांडर ने भी अपडेट दिया कि उनका जायंट कुज़नेत्सव कैरियर फुली रिपेयर्ड और बैटल रेडी है और वो भी एनी टाइम लॉन्च हो सकता है। दोनों मैसिव फ्लीट्स कंप्लीटली सिंक्रोनाइज टाइमिंग पर एनिमी कोस्ट पर स्ट्राइक करेंगी। एक ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि क्या हमें अपना अल्टीमेट वेपन फायर करके एक अर्ली वार्निंग शॉट देना चाहिए, लेकिन एक वेटरन ने फोर्स से मना कर दिया। इधर मैं वॉर जोन जाने के लिए डॉक की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ये किंग मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी शक्ल देखकर कैजुअली पूछा कि तुम यहाँ क्यों आ गए और तुम्हें अब मुझसे क्या फेवर चाहिए। ये किंग ने डीप ब्रेथ ली और फर्मली रिक्वेस्ट की कि इस डेडली इन्वेजन में वो भी मेरे स्क्वाड के साथ चलना चाहता है। उसने कहा कि उसे 7th स्टेज में एंटर करने के लिए रियल डेथ कॉम्बैट की जरूरत है। उसने प्रॉमिस किया कि अगर वॉर जोन में उसे कुछ हो जाता है तो उसका ब्लेम मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा मूड ठीक था, इसलिए मैंने उसे एक दिन बाद सुबह पोर्ट पर आने को कह दिया। अगले दिन पूरी आर्मी अपने मैसिव ट्रांसपोर्ट कैरियर्स में बोर्ड हो रही थी। हमारी फोर्स किसी डार्क क्लाउड की तरह दिख रही थी। मैं और ये किंग मिलके एक साथ उड़ के वहां पहुंच गए। शिप पर मेरे 3rd ग्रैंड अंकल ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि तुम इस वीक ये किंग को अपने साथ क्यों ना रहे हो। अगर इस ब्रूटल बैटल में इसे जरा सा भी स्क्रैच आ गया तो उसकी फैमिली वाले हमारा दिमाग खा जाएंगे और डैमेज कंट्रोल के नाम पर कई मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मांगेंगे। मैंने हंसते हुए आगे देखा और बोला कि अगर ऐसी माइनर फाइट में वो लोग खुद को बचा नहीं सकते तो किस मुंह से खुद को टॉप टियर जीनियस कहते हैं। ग्रैंड अंकल ने फाइनली गिव अप कर दिया और साय करते हुए बोला, ठीक है, जो करना है करो, बट अलर्ट रहना। इसके बाद मैंने ये किंग और घूरते हुए वार्न किया कि अपना कल्टीवेशन शार्प रखना, क्योंकि डेस्टिनेशन आने में बस 2 दिन और 1 रात बाकी है। आखिरकार लंबे ओशन सफर के बाद हम उस डैम्ड निहॉन टेरिटरी पर फिजिकली पहुंच गए, पर सामने का व्यू किसी जिंदा नर्क जैसा था। ऐसी लैंड जहां लाइफ होनी चाहिए थी बिल्कुल डेड और एम्प्टी थी। ब्लड एनर्जी हवा में एकदम थिन थी। इतनी बड़ी मेट्रोपोलिस सिटी में 500,000 लोगों को उन डेविल्स ने बिना रहम के कंप्लीट सैक्रिफाइस कर दिया था, जिससे हवा में एशेज उड़ रहे थे। कमांडर ने आकर अपडेट दिया कि एरे अभी टूटा नहीं है और इसके अंदर अटैक करना सुसाइड जैसा होगा। मेरे 3rd ग्रैंड अंकल ने मेरे पास आकर मुझे एडवाइस दी कि बच्चे, अपनी औकात से बढ़कर रिस्क मत लेना। ये डिफेंस किसी छोटे मोटे मेज का नहीं, बल्कि उनके मार्शल सेज लीडर ने ओरिजिन लेवल एनर्जी यूज करके बनाया है। मैंने स्माइल देकर कहा कि अंकल, आपको पता है मैं कोई भी आर्म टास्क एक्सेप्ट नहीं करता और बिना गारंटी के कभी हाथ नहीं डालता। अचानक एनिमी बेस के टॉप से शेंडाई जावू का एरोगेंट और इरिटेटिंग साउंड प्ले होने लगा। उसने हम पर टॉन्ट किया कि अलायंस वालों की हिम्मत कैसे हुई उनकी प्राइवेट लैंड पर इन्वेड करने की। मैंने जवाब दिया कि आखिर उसने धोखेबाजी क्यों की। उसने अपने बिट्रेयल को जस्टिफाई करते हुए बोला कि विक्टर ही रूल्स बनाता है, अर्थ जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है और हम लोग उन सुपीरियर एलियंस की गुलामी करके कम से कम अपने लिए सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं। तुम लोग अपने प्राइड के चक्कर में क्यों मरने वाले हो? उसने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आना है तो उनके इस सुप्रीम नेशन प्रोटेक्टिंग ओरिजिन एरे को क्रॉस करके आओ। मेरे 3rd ग्रैंड अंकल ने इम्पेशेंटली मुझे सिग्नल दिया कि अब एक्शन दिखाने का टाइम आ गया है। मैंने दोनों हाथ आगे किए और आसमान में फ्लोट करने लगा। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और हेवन स्टीलिंग पावर टेक्निक को मैक्स कैपेसिटी पर एक्टिवेट किया। मैजिक की स्पीड से मैंने उस अनब्रेकेबल लगने वाले एरे का फंडामेंटल बेस करप्ट कर दिया। वो एनर्जी शील्ड अब ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्हीं के लोगों को क्रश करने लग गया था। वॉल पर खड़ा वो एरोगेंट बुढ़ा घबराकर चिल्ला उठा कि मैंने कौन सा डार्क सॉर्सरी यूज किया है जिससे उसके सीक्रेट बेस का सिस्टम रिवर्स हो गया है। मैंने आवाज एम्पलीफाई करके उसे जवाब दिया कि तुम्हारी शेंडाई फैमिली का ये कचरा एरे कुछ ज्यादा ही रफ और प्रिमिटिव है। जैसे ही शील्ड ब्रेक हुआ, मेरे 3rd ग्रैंड अंकल ने अपनी ह्यूज स्वॉर्ड ड्रॉ की और ऑर्डर दे दिया कि सब लोग इन एलियंस के कुत्तों पर टूट पड़ो और इन्हें जिंदा मत छोड़ना। हमारी आर्मी फ्लड की तरह सिटी में डिस्ट्रॉय करने के लिए घुस गई। अगले सीन में एक असैसिन ने एनिमी के पेट्रियार्क को कहा कि 3 एलाइड नेशंस की हाईली आर्मर्ड ग्राउंड फोर्सेस योकोहामा कोस्ट पर लैंडिंग करके मैक्सिमम 20 मिनट के स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम के अंदर फास्ट स्ट्राइक फोर्सेस डायरेक्टली उनके हार्ड जोन यानी टोक्यो बॉर्डर पर स्ट्राइक कर देंगी। पेट्रियार्क एक डेमोनिक सेशन कंडक्ट कर रहा था। वो सेटिस्फाई होकर हंस रहा था कि ब्लड पूल की रिक्वायरमेंट 99% कंप्लीट हो चुकी है। उसको कॉन्फिडेंटली बिलीव था कि जैसे ही वो सराउंडिंग टोक्यो रीजन्स के रिमेनिंग सिविलियंस का लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड कंज्यूम करेगा, वो डेफिनेटली अर्थ के लॉस को शैटर करके कंप्लीटली नया मार्शल सेज बन जाएगा। उसके सराउंडिंग वैसल्स ग्राउंड पर हेड टच करके उसे चीयर कर रहे थे और उसके सक्सेस होने की डार्क विशेस दे रहे थे। बाहर बैटल शुरू हो चुका था। डार्क फोर्सेस तैयार थीं हम पर हमला करने के लिए। जैसे ही बैटल इंटेंस हुआ, मेरे गार्ड्स मुझ पर शील्ड बनकर कवर कर रहे थे, पर मुझे इस टाइट बेबी सिटिंग की जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि वो खुद बैटल हैंडल करें। मैं एक स्टेप भी पीछे नहीं हटा। मैंने कैजुअली अपनी फिंगर्स पॉइंट की और उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो गई। पावर का इंपैक्ट बहुत ब्रूटल था।
शेंडाई जाओ वू ने अपना टेक्निक दिखाया, लेकिन मेरे सामने वो पानी कम चाय थी। शेंडाई जाओ वू गुस्से से मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल के ऊपर भड़क पड़े कि वो क्यों उनके एरिया पर हमला कर रहे हैं, लेकिन थर्ड ग्रैंड अंकल उनकी एक न सुने, क्योंकि वो अभी इस खेल को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपनी वॉइड सेबर एनर्जी को फुली मैक्सिमाइज किया और उसके डायरेक्शन में डैश किया। शेंडाई जाओ वू और थर्ड ग्रैंड अंकल के बीच ये डिस्ट्रक्टिव टक्कर हो रही थी। इस इंटेंसिव एक्सट्रीम क्लैश को देखते हुए मेरे फोर्थ ग्रैंड अंकल ने डिफेंसिवली मेरे सामने पोजीशन ली ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं, लेकिन मैंने फर्मली कहा कि फोर्थ ग्रैंड अंकल, आपको इस लो लेवल डेथ मैच में मेरा बॉडीगार्ड बनने की 1% भी जरूरत नहीं है। फोर्थ ग्रैंड अंकल आर्ग्यू करने लगे कि थर्ड ग्रैंड अंकल स्पेसिफिकली मेरा ध्यान रखने का ऑर्डर देकर गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी इंजर्ड हुआ तो वो परमानेंटली ट्रबल में आएंगे। मैंने उनको सॉफ्टली वॉर्न किया कि वो फंडामेंटली वीक हैं। मैं उन सब छोटे लेवल के दुश्मनों को इग्नोर करके सीधा उस मेन अंडरग्राउंड टेंपल टाइप जगह में जंप कर गया जहां एरे का कोर था। वहां पर उनके एलीट लेवल डिफेंडर्स ऑलरेडी एम्बुश के लिए सेट थे। मैंने एनर्जी फिंगर स्ट्राइक ड्रॉप किया। वो एक टेरिफाइंग इंपैक्ट अटैक था जिसके प्रेशर से फ्लोर सिंक हो रहा था। नीचे का जमीन पूरी तरह से तबाह हो गया था। 10,000 स्टेप्स क्रॉसिंग मार्शल आर्ट स्किल एवरेज डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। मैंने उसकी एनर्जी एनालाइज की और सिंपली डिसाइड किया कि इस चीप गेम को यहीं एंड करना बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास एक सुपर रेयर स्पाइन बोन आर्टिफैक्ट अवेलेबल था। मैंने अपने दोनों हाथ उस पूल पर एम किए और डेमोनिक अट्रैक्शन स्टार्ट की। पूल का ब्लड वाटर स्पीड से कम होने लगा और वो डिवाइन बोन एक डेमोनिक रेड लाइट एमिट करने लगी। प्रोसेस कंप्लीट होते ही मेरे फेस पर एक ट्विस्टेड और सैटिस्फाइड स्माइल आ गई, क्योंकि फाइनल प्राइज मुझे ही मिलना था। उस वक्त बैटल के सेंट्रल जोन में एक कंप्लीटली एपिक डिस्ट्रक्शन चल रहा था। वहां मेरे फादर सू लॉन्ग की डायरेक्टली शेंडाई क्लैन के सुप्रीम लीडर के साथ टक्कर हो रही थी। मेरे फादर एक ट्रू बीस्ट मोड में थे और लगातार एक्सप्लोसिव स्लैशेस हिट कर रहे थे। उस बैटल में याओ किंग भी लड़ रहा था। मैंने अपने न्यू डेमोनिक टेक्निक को याओ किंग के ऊपर अपनाया। वो एक डेमोनिक पपेट की तरह इनह्यूमेनली अनसिविलाइज्ड वे में लड़ने लगा। मुझे ये देखकर मजा आया और मैंने कहा कि असली वॉरियर्स सिविलाइज होकर नहीं लड़ते हैं। मीनवाइल अंडरग्राउंड लेयर में वो शेंडाई पेट्रियार्क सडनली रियलाइज करता है कि उसके एक्सटर्नल लाइफ पूल से प्योर कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल पावर कंटिन्यूस मैसिव स्केल पर इनविजिबल वॉइड में डिसअपियर हो रही है। उनका गुस्सा आसमान में था। वो चिल्ला रहे थे, कौन सा डिस्गस्टिंग क्रीचर मेरी डेस्टिनी और ब्रेक थ्रू एनर्जी को लीच आउट कर रहा है। मेरा इममॉर्टल सेज बनने का सपना दूर जा रहा है। मैं वहां पर पहुंच गया। मैंने हेविली चार्ज्ड पॉइंट बिल्ड करके उस पेट्रियार्क पर फेटल लॉक लगा दिया था। उस एनिमी बुड्ढे को समझ आ गया था कि वो मुझे किसी भी एंगल से ओवरपावर नहीं कर सकता। हालांकि वो सेकंड स्टेज मार्शल सेज के दर्जे का था। उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरे फादर को एक डॉग जैसा कावर्ड कहकर मॉक किया और अपनी इंटरनल पोटेंशियल को कंप्लीटली बर्न करके वहां से एस्केप प्लान एक्टिवेट कर दिया। भागते भागते उसने लाउडली कसम खाई कि जब वो अगली बार बैटलफील्ड में आएगा तो लॉन्ग किंगडम और पूरी रॉयल ब्लड लाइन को जिंदा जलाकर राख कर देगा। मीनवाइल थर्ड ग्रैंड अंकल का फाइट शेंडाई जाओवू के साथ चल रहा था, लेकिन मौत के डर से शेंडाई जाओवू वहां से भाग गया। लेकिन मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल ने स्वेयर किया कि वो उन्हें जल्दी मिटा देंगे। लेकिन नंदलेस वॉर ऑफिशियली एंड हो चुकी थी और रिजल्ट एक एब्सोल्यूट विक्ट्री था। मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल ने अपनी स्वर्ड स्काईवर्ड्स पॉइंट करके सब सोल्जर्स को रिलैक्स और चीयर अप करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने लाउड और रिस्पेक्टफुल वॉइस में सबको इंस्ट्रक्ट किया कि बैटल ग्राउंड को प्रॉपरली क्लीन किया जाए। हमारे जितने भी फियरलेस और ब्रेव सोल्जर्स इस कॉम्बैट में शहीद हुए थे, उनकी ग्लोरियस बॉडीज को फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वापस लॉन्ग किंगडम ले जाया जाएगा ताकि उन्हें हमारे नेशनल मार्टियर सिमेट्री में रेस्ट मिल सके। और उन्होंने उन तमाम डॉग फेस ट्रेटर्स की तरफ देखते हुए फाइनल ऑर्डर पास किया कि इन कचरों को केरोसिन डालकर आग लगा दो और इनकी इंप्योरिटी वाली एशेस को हवा में पूरी तरीके से स्वीप कर दो। ये डायरेक्ट विक्ट्री कमांड पूरे बेस पेरिमीटर पर कंप्लीटली रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट की गई।